जिन रास्तों पर जिगर वालों का भी दिल कांप उठता है। हड़बड़ी में मैं चढ़ तो गया, लेकिन अब नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि पैर कहाँ रखा जाए। जहां जाने वाला जाता है लेकिन वापस नहीं आता। जो आज तक वो कोई वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, जो गया जिसने डेयरिंग की वो वापस आया ही नहीं। अभी तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। ये वो जगह है जहां से जुड़े हैं हजारों किस्से, कहानियां और दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। ये रहस्य समाया है एक गुफा में, जिसका रास्ता एक भूल भुलैया सुरंग से जाता है। और सुरंग का गुप्त दरवाजा इस किले के अंदर छिपा है। आज उस रहस्य को हम तलाशेंगे। इस पहाड़ पर चढ़ेंगे इस तरफ से, आसमान चूमती इस चोटी को खंगालेंगे, फिर इस खाई में नीचे उतरेंगे। संकरे रास्ते पर जान जोखिम में डालेंगे। आज या तो ये रहस्य सुलझेगा या आधी हकीकत आधा फसाना आज के बाद खत्म हो जाएगा। आधी हकीकत आधा फसाना के इस सबसे खतरनाक सफर में आज देखिए अंधी गुफा का सुनहरा रहस्य। आधी हकीकत आधा फसाना। आज कहानी है भास्कर गढ़ की। ये नाम ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आज आप उन रास्तों, उन खतरों, उस रहस्य और उस मंजिल के गवाह बनने वाले हैं जिसके लिए न जाने कितने राजाओं ने अपने सैकड़ों गुप्तचरों, सेनापतियों और सेना की जान गंवा दी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, यह समझने के लिए हमें भास्करगढ़ को समझना पड़ेगा। भास्करगढ़ किला महाराष्ट्र के नासिक में। कहते हैं किला इतनी वीरान जगह पर है कि शायद ही किसी दूसरे राजा को उसे जीतने की कोई चाहत होती। उसका कोई बेहद खास सामरिक या रणनीतिक महत्व भी नहीं था, लेकिन उस किले में कुछ ऐसा था जिसे हर राजा हासिल करना चाहता था, किसी भी कीमत पर। आपको लग रहा होगा कि खजाना होगा, नहीं, वो खजाना नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। कहते हैं वो चीज जिसके पास होगी वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। अब आखिर ऐसा भी क्या है, पहले पता करेंगे फिर हासिल करेंगे। एक खतरनाक पहाड़, इसी पहाड़ की चोटी पर कभी एक विशाल किला था। आज आपको यहां किले का एक पत्थर भी दिख रहा है, नहीं ना? आज उस किले का नामो निशान तक नहीं है। बस ये विशाल सीढ़ियां, पहाड़ काट कर बनाए गए किले का नक्काशीदार दरवाजा और चंद दूसरी निशानियां इसके गौरवशाली अतीत की गवाही दे रही हैं। कहते हैं हमलावर सेनाओं ने पूरा किला खोद दिया। सारी दीवारें, जमीन
छत सब तबाह कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन वो क्या तलाश रहे थे? हमें लगा कि शायद उन्हें राजा के खजाने की तलाश थी। तो लोगों ने कहा कि खजाना तो हर राजा के पास होता है, फिर भारत के सारे किले तबाह क्यों नहीं किए गए? आप यहां की असली कहानी सुन लेंगे तो आप भी वापस नहीं जा पाएंगे। हर एक बच्चे को पता है कि ये कहानी क्या है। अच्छा, बच्चे बच्चे को? हाँ, बच्चे बच्चे को कब पता से है। चली आ रही है? सदियों ये से? सदियों से चले आ रही है। क्या कहानी है? तो ये कहानी क्या है कि वहाँ पे एक यादव का राज था, यानी उनका वो किला था। अच्छा। तो उस टाइम पे कहा ये जाता है कि उनका बहुत अच्छा प्रशासन चलता था। अच्छा। इसलिए उनको जो कुल देवी है, कुल देवी उनको बोलते हैं कि वो प्रसन्न हुई थी और उन्होंने उनको वरदान में वो एक ऐसा पेड़ दिया था। अच्छा। जिसको इधर लोकल भाषा में हम परिस बोलते हैं। परिस मालूम है, जब परिस को किसी भी चीज को लगाया तो वो सोने में मतलब हो जाता अच्छा, है। पारस मणि की बात आप कर हाँ, रहे हैं? परिस जो पेड़ है, हाँ। हाँ, वैसा पेड़ वो उस किले में है। वो पेड़ पारसमणि की तरह है। हमने पारस पत्थर या पारस मणि के बारे में सुना था। वो पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके छूने से लोहा सोने में बदल जाता है। लेकिन यहां तो लोग पूरे पारस पेड़ के होने का दावा कर रहे थे। ऐसी कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता। हमने ये कहा तो लोगों ने पारस पेड़ का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने की एक घटना सुनाई। कहानी नहीं, मतलब वो सही कहानी है। वो उधर के आजू बाजू के लोग जो थे ना, वो गए थे, ऐसे घूमने गए थे। तो रात को जो कंदमूल खोदने जाते, तो उन्होंने अपने वो खोदने के लिए कुछ हथियार लिए थे। हमारे यहाँ पहाड़ बोलते हैं उनको। तो वो लेके गए थे। तो रात को जब वो ऐसे घूमते थे, वो उसके आजू बाजू में, जब वो रात घूम के जब घर आए, वो उनका काम करके, तो जो उनके हाथ में पार थी वो सोने की हो गई थी। अब थी तो ये भी एक कहानी ही। हमने कहा कि अगर ये सच है तो उन लोगों से मिलवा दीजिए। उनको वो कहानी मालूम थी, तो उनको कहीं किधर हुआ ये वो ख्याल में नहीं आया। खाली कहानी मालूम थी कि वो वही पेड़ का ही कुछ पत्ता या कुछ लगाए इनको। तो वो ढूंढने गए। फिर जो 4 जन थे, उनमें से 3 की डेथ हो गई। रस्सी टूट के या कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया उनका। जो आज तक वो कोई वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। जो गया, जिसने डेयरिंग की, वो वापस आया ही नहीं। न मशहूर होने की ख्वाहिश, न कोई और लालच। इस शख्स के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। हमने कई लोगों से बात की। चेहरे बदलते गए, लेकिन कहानी वही रही। पारस पेड़ के रहस्य की कहानी। भास्करगढ़ गए। ये भास्करगढ़ के किले में वो स्वर्ण पेड़ है। हमने पूछा कि जब पेड़ के चमत्कारी होने पर इतना यकीन है तो उसे खुद तलाश क्यों नहीं लेते? तो लोगों ने कहा कि यादव राजाओं ने पेड़ को एक गुप्त गुफा में छुपा दिया था, जिस तक पहुंच पाना नामुमकिन। आजू बाजू भी राजा जो थे उनको भी पता चला कि इस राजा को इस स्वर्ण पेड़ मिला है, तो हासिल करने की बहुत कोशिश करते थे। तो वो राजा उस टाइम में वो पौधों को छुपाने के लिए एक अंदर गुफा बनाई उसने। राजा ने क्या किया था कि वहाँ से उनके महल से या कहीं से एक सुरंग बनाई थी। और वो सुरंग से बना के वो उस जगह पे वो पेड़ लगाया था। अच्छा, बीच में गुफा बनाई है। अच्छा, राजा बीच ने में गुफा बीच में बनी, गुफा पहाड़ के बनाई। बीच में। नीचे से जाओगे तो भी 2000 फीट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ। और कच्चा है मतलब ये पत्थर जो है ना, अच्छा। उसके पक्के पत्थर नहीं है। अच्छा। जब कोशिश तुम करोगे ना ऊपर चढ़ने की, तो कभी भी टूट सकता है।
टूट सकता है टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। वो नीचे जो गिरेगा तो अभी तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। कहते हैं कि उसी सुरंग के गुप्त दरवाजे की तलाश में दुश्मन राजाओं ने पूरा किला तबाह कर दिया था, लेकिन न किसी को वो रास्ता मिला और न ही पेड़। हमने लोगों से कहा कि पारस पेड़ एक किंवदंती है, सच नहीं है। हमें पेड़ को पहचानने का तरीका बता दीजिए, हम वहां तक पहुंच भी जाएंगे और अपनी बात साबित भी कर देंगे। सूर्यास्त के बाद वो ऐसा चमकने लगता है, सोने की तरह चमकता है। ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने बताया भी है कि लेकिन वो कैसे होता है, क्या होता है, किसी को पता नहीं। सुवर्ण पेड़ रात को सुवर्ण जैसा दिखता है, पीला पीला दिखता है। कभी कभी जो पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि रहती है वहाँ के तो वो तेजवान होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं ये लोग। तो अभी क्या है, हम तो पहुँच नहीं सके, अभी तक वहाँ पे कोई पहुँच नहीं सके। क्या सच क्या झूठ पता नहीं। हमें पारस पेड़ के वजूद पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन भास्करगढ़ किले से जुड़े सवाल और उसका इतिहास हमें खींच रहा था, और पारस पेड़ का अंधविश्वास भी तो खत्म करना था। इन्हीं सारी वजहों को लेकर हम चल दिए भास्करगढ़ फोर्ट। क्या आपको पारस पत्थर की तरह सोना बनाने वाले चमत्कारी पारस पेड़ के होने पर यकीन है? जाहिर है नहीं होगा, हमें भी नहीं था। लेकिन ऐसा शक करने वाले हर इंसान से यहां के लोग चंद सवाल पूछते हैं, जो हमसे भी पूछे गए। वही हम आपसे पूछते हैं, क्या वाकई ऐसा पारस पेड़ हो सकता है? अगर नहीं तो सैकड़ों साल तक अलग अलग राजवंश भास्करगढ़ में क्या तलाशते रहे? एक बंजर वीरान जगह पर खड़े किले पर हमले क्यों करते रहे? वो सेनाएं ऐसा क्या तलाश रही थीं कि उन्होंने विशाल किले के हर कमरे, हर दीवार को गिरा दिया? क्यों आज भी लोग वहां सोना मिलने का दावा करते हैं? आज भी गुफा तक जाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। और वो कौन सा पेड़ है जिसे लोगों ने दिन में हरा और रात में सोने सा दमकता देखा है? क्या वो कोई विशेष तरह का पेड़ है जिसे लोग पारस पेड़ मान बैठे हैं? अब जो भी है, वहां कुछ तो बहुत रहस्यमयी है। भास्करगढ़ का किला इस पहाड़ की चोटी पर जाकर मिलेगा, और वहीं पर कहीं मिलेगा वो रहस्यमयी पारस पेड़। रास्ता बहुत उलझा हुआ और खतरनाक था। भटकने से बचने के लिए हमने पूरे रास्ते का एक मैप बनाया। सबसे पहले हमें पहाड़ के टेढ़े मेढ़े और खतरनाक रास्तों पर करीब 2000 फीट की चढ़ाई करनी होगी। वहां से 1500 फीट की सीधी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद पहाड़ का लंबा चौड़ा शीर्ष आएगा। यहीं पर कभी किला था। पूरे पहाड़ पर बिना जानकारी के गुप्त रास्ता तलाशना मुश्किल होगा, इसलिए हम फिर से सैकड़ों फीट के खड़े पहाड़ी हिस्से में नीचे उतरेंगे। बीच के संकरे रास्ते से गुजरते हुए गुफा तलाशेंगे, फिर ऊपर जाकर सुरंग का गुप्त दरवाजा खोजेंगे और पारस पेड़ का रहस्य सुलझा देंगे। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने पूरी तैयारी के साथ चढ़ाई शुरू की। थोड़ी ही दूरी पर दहशत ने दिल में पहली दस्तक दी।
सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत अलग क्यों होती है ये समझ में आ गया। सह्याद्री में बारिश बहुत तेज़ होती है और ऊपर से बड़े बड़े विशालकाय पत्थर पहाड़ से नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। ये पत्थर सारे ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं। अभी सिर्फ पहाड़ की चढ़ाई हमने शुरू की है और जब पथरीला रास्ता होता है तो आपको पूरा जोर लगाना होता है। करीब 3500 फीट ऊंचा ये पहाड़ है। अभी चढ़ाई शुरू की है लेकिन चढ़ाई की शुरुआत में ही समझ में आ गया है कि रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। हम कई घंटों तक चढ़ते रहे। लेकिन रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहाड़ की ऊंचाई पर जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे धूप अपना रौद्र रूप दिखाती जा रही है। इस मैदानी इलाके की इन सारी झाड़ियों को देखिए। सीधी धूप पड़ने की वजह से इनकी सारी पत्तियां सूख चुकी है, झाड़ियां पूरी तरीके से सूख चुकी है। जो बड़े विशालकाय वृक्ष है उनके पत्ते भी धूप में जल चुके हैं। सूर्य अपना रौद्र रूप दिखा रहा है और हमें ऐसी खड़ी और सीधी चढ़ाई चढ़नी है। कोई छाव नहीं है, सूरज सीधा शरीर पर आ रहा है, पानी सोख रहा है शरीर से। पहाड़ के पथरीले टेढ़े मेढ़े और खतरनाक रास्तों पर चलते हुए आखिरकार हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए। कहाँ? यहाँ से चढ़ने के लिए कह रहे थे आप? ऐसे सीधा खड़ा चढ़ना होगा। सीधा सीधा। कितने फीट की ऊंचाई पर अभी हम लोग आ गए होंगे इस वक्त? अभी तो अब यानी ये 3500। अभी 1500। अच्छा, ये 1500 3500 फीट की ऊंचाई है। हाँ। अच्छा, इस वक्त हम लोग 2000 में आ गए और 1500 सीधा ऐसा खड़ी चट्टाने हैं। हाँ। देखिए यही मेरा पैर फिसल रहा है। चलो तो अभी तैयारी करो। यहाँ से यहाँ से जो है कि फिर बिना रैपलिंग का तो कोई सामान नहीं है, बिना यानी अब रस्सी नहीं या कुछ, तो बिना रस्सी तो ऐसा ही पकड़ पकड़ के अच्छा चढ़ाई करना पड़ेगी। उनको पकड़ के चढ़ना पड़ता है। संभाल संभाल के। ठीक। अभी पाँव फिसल गया तो अपनी जान निकल जाएगी। एक लंबी चढ़ाई के बाद शरीर डिहाइड्रेट होने लगा था, थकान से पैर टूट रहे थे और अब हमें सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ना था। यहां एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। न जाने आगे क्या होगा। छोटे छोटे पेड़ है, कटीले हैं लेकिन इनका भी सहारा बहुत ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। आप पूरे शरीर का वजन इन पर नहीं डाल सकते क्योंकि देखिए ये झुक रहा है। आपने पूरे शरीर का वजन डाला तो ये जड़ से उखड़ जाएगा। हल्का इनका सहारा लेकर शरीर को बहुत संभालना होता है। आपको शरीर को एकदम हल्का रखना होता है। इसी तरफ चढ़ना है। आज तक कोई इन रास्तों से चढ़कर ऊपर नहीं पहुंच पाया। कहते हैं ये चढ़ाई कई लोगों की जान ले चुकी है। यहाँ से चट्टानें स्लिपरी है। यहाँ आपको दरार तो है पैर रखने के लिए, लेकिन यहाँ से बारिश के समय काफ़ी पानी रिसता होगा और उसकी वजह से फिसलन है। काई सूख चुकी है, लेकिन जैसे ही काई पर आप पैर रखते हैं काई आपको नीचे की तरफ फिसला देती है। यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करके आइएगा। पहले मुझे चढ़ जाने दीजिए,
चलिए। क्योंकि अगर किसी एक का भी संतुलन बिगड़ा ओ तो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे। चलेगा बिल्कुल, चलेगा चलेगा। इस बार हमने गलत रास्ता चुन लिया और फंस गए। इस जगह पे मैं आके फंस गया हूँ, नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ से। थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे और यहाँ से। हाँ थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। हाँ देखिए, थोड़ा नीचे इस आओ, जगह पे आके- यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे आ जाऊँ। हाँ नीचे नीचे थोड़ा नीचे आओ। मैं नीचे नहीं देख पा रहा हाँ। हूँ, एक आदमी ऊपर आए कोई भी, मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे हाँ आता है आता है। समझ नहीं आ रहा है कि पैर कहाँ रखा जाए। चले चले अभी आता है। एक एक देख कर आगे चढ़ना था कि कहाँ से रास्ता है। नहीं, मैंने हड़बड़ी की और गाइड से पहले मैं आगे बढ़ गया, और मेरी हड़बड़ी अभी मुझे बहुत भारी पड़ जाती। पैर की जो ताकत है वो जवाब दे रही। मेरा पैर जो है ना अब बिल्कुल जम नहीं पा रहा है। कहाँ पे अब रखने बताए का? कहाँ रखूँ पैर? सोमनाथ, यहाँ। नीचे नीचे। हाँ और एक इधर नहीं, यहाँ पे देखिए हड़बड़ी में मैं चढ़ तो गया लेकिन अब नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप हज़ारों फीट की ऊंचाई पर होते हैं और नीचे देखते हैं तो आप डर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ से ये पैर मेरा आप रखिए कहाँ। नहीं, धीरे 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 धीरे। जमीन कहाँ है? ओ, ये हड़बड़ी जान पे बनाती है अभी। ज्यादा जोश दिखाएंगे तो मारे जाएंगे। पारस पेड़ के रास्ते को शायद इसीलिए लोग मौत का सफर कहते हैं। अब हमें हर कदम और सावधानी से रखना पड़ेगा। इस खाई को देखिए नीचे, 2500 फीट की खाई है नीचे। करीब 500 फीट की चढ़ाई अभी हमने तय की और 1000 फीट इसी तरीके से खड़ी चट्टानों को और चढ़ना है। यहाँ फिर अब संभाल संभाल के, रास्ते जी जी पैर संभाल के। डर जो होता है उसका असली अनुभव मुझे आज हुआ है। फिसलती चट्टानें, इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर पूरे इस पैच में फैले हुए हैं। इन पे जैसे ही आप कदम रखेंगे ये आपको नीचे की तरफ फिसला देंगे। कमजोर पेड़, हम जिस चीज को भी सहारा बनाते वही हमारा साथ छोड़ देती। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम का यह सबसे खतरनाक सफर था। हर कदम पर मौत का खतरा था। लेकिन पारस पेड़ का रहस्य भी सुलझाना था। दहशत और जोश की कश्मकश में अचानक उम्मीद का पलड़ा भारी हो गया। देखिए यहाँ से किले के निशान जो है वो मिलने शुरू हो गए। ये सैनिकों की छावनी हुआ करती थी। जिस जिस जगह पर कोने होते थे, पहाड़ के कोनों पर इस तरीके की छावनियाँ बनाई जाती थी ताकि अगर शत्रु किसी भी जगह से आए तो शत्रु पर निगरानी रखी जा सके कि छावनी का जो बेस है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। 3500 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। किले की चौकी तो यहाँ है। किले के लिए किस तरफ से जाना है भास्कर गढ़? इधर से, यहाँ से आप चढ़ के आए हैं, अब ऐसे जाने यहाँ का, से जाना है अपने टॉप को लेवल ऊंचाई जाने पर का, और आगे साइड के नीचे उतर के अच्छा, इस उतर सिरे पे हम लोग यहाँ से फिर पहाड़ की हाँ, पहाड़ ऊंचाई के पे ऊपर जाएंगे। जाएंगे। अच्छा। जाने के बाद नीचे से नीचे नीचे उतरना है। उतरना है। हम सावधानी से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी चढ़ाई के बाद सफलता की पहली सीढ़ी आंखों के सामने थी। रहस्य में भास्करगढ़ के किले के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ यहीं से शुरू होती है। ये किला 1000 साल से भी पुराना है और इसी रहस्यमयी भास्करगढ़ के किले के अंदर मौजूद है वो सुनहरा जादुई स्वर्ण वृक्ष।
करीब 1500 साल पहले ये सीढ़ियां पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। विशाल सीढ़ियां इस बात की गवाह थी कि किला बेहद विशाल रहा होगा। भास्करगढ़ का ये किला कितना विशालकाय है इसका अंदाजा उसकी इन सीढ़ियों से लगाया जा सकता है। इसके प्रवेश द्वार में हजारों आदमी जो है एक साथ इन सीढ़ियों से चल सकते हैं। सीढ़ियां खत्म हुई। किले का मुख्य दरवाजा भी सीढ़ियों की तरह चट्टानों को काटकर बनाया गया था। 1000 साल बीत जाने के बावजूद भास्करगढ़ के किले का यह प्रवेश द्वार अब भी मजबूती के साथ यहाँ खड़ा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि भास्करगढ़ का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। यहाँ सबसे पहले सातवाहन वंश के राजाओं ने राज किया। उसके बाद ये किला यादवों के कब्जे में आया। यादवों के बाद मुगलों ने इस पर आधिपत्य जमाया। मुगलों के बाद मराठाओं के पास ये किला गया, फिर मुगलों के पास आया, फिर मराठाओं के पास गया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ से अपना पूरा साम्राज्य चलाया। 1000 साल का इतिहास तो इतिहासकारों के पास है, लेकिन उसके पहले इस किले का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, इसकी जानकारी इतिहासकारों के भी पास नहीं है। कहते हैं पारस पेड़ की वजह से किला हमेशा दुश्मनों की निगाह में रहता था, इसलिए किले का मुख्य गेट बेहद छोटा बनवाया गया था ताकि हमलावर सैनिक एक साथ बड़ी संख्या में दाखिल न हो पाए और उन्हें खत्म करना आसान हो जाए। भास्करगढ़ के इस प्रवेश द्वार के अंदर आने के बाद अब इसकी इमारत थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो जाती है। यहाँ तक तो भास्करगढ़ का किला अब भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर सैनिकों के बैठने की जगह थी ताकि कोई हमला करे तो सैनिक उसे रोक ले। सीढ़ियों को पार करके हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। बेहद अद्भुत और खूबसूरत नजारा था। ऐसा लगा जैसे पहाड़ के ऊपर ठीक बादलों के पास एक विशाल जमीन का टुकड़ा रख दिया गया हो। सोचिए इस पूरी जमीन पर कभी भास्करगढ़ का विशाल किला रहा होगा। पारस पेड़ का गुप्त दरवाजा तलाशने के लिए दुश्मनों की फौजों ने पूरा किला गिरा दिया। धीरे धीरे किले के अवशेषों को मिट्टी, घास और खरपतवार ने ढक दिया। किले का इतिहास खून से भीगा था, लेकिन अभी इतिहास पर शोक मनाने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ और था। किले के इस ऊपरी हिस्से की तरफ हम आ गए हैं। कहते हैं कि यहीं से यादवों ने एक सुरंग बनाई थी जो सीधी उस गुफा में जाती है। बहुत विशालकाय जगह है ये किले की। इस जगह पे सुरंग ढूंढ पाना पहाड़ में सुई ढूंढने की बराबर है। हम काफी देर तलाशते रहे, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। भास्करगढ़ के किले का ये स्ट्रक्चर है। इस तरीके के कई स्ट्रक्चर पहाड़ के ऊपरी हिस्से में है जहाँ पर मिट्टी समा चुकी है, कहीं पानी भर चुका है। अब ऐसे में गुफा तक जाने वाली सुरंग कहाँ है? आप मेरे सामने वाले पहाड़ को देखिए। जितना ये पहाड़ है इसकी लंबाई यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए। इस सामने वाले पहाड़ से करीब दुगना बड़ा ये पहाड़ है और ऐसे में इतने बड़े पहाड़ के ऊपरी हिस्से में किसी एक छोटी सी सुरंग को खोजना पहाड़ में सुई खोजने के बराबर है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम एक बार फिर मौत से मुकाबला करने निकल पड़ी। हमने सीधी सपाट खाई में उतरना शुरू किया। एक बार भी पैर फिसला तो ये खाई हमारी जान ले लेगी। खाई का आधा रास्ता तय करने के बाद हम पहाड़ के बीच बने एक संकरे रास्ते पर थे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे
वैसे वैसे खतरे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये पैच जो है, ये पैच काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है, छोटी सी चट्टान है और नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। बहुत संभाल के यहाँ से आगे बढ़ना होगा। खतरा कम हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ था। ये किले का पिछला हिस्सा है और ये पूरा पूरा चट्टानी भाग है अच्छा, ये पूरा ना चट्टानी इलाका है। पूरा है आणि पूरा ये 1000 फुट चट्टानी भाग है। ऊपर से कोई नीचे नहीं आ सकता आणि नीचे से कोई ऊपर ना आ सकता। और यहाँ से पूरा ये खाई है, ये पूरी 1000 फीट की है और ये 1000 फीट की है। और ऐसे बीच में ये चट्टानी के बीच में वो स्वर्ण पेड़ है। देखिए स्वर्ण पेड़ को लेके जो इंटरेस्टिंग कहानी अभी तक चली आ रही है, हजारों साल पहले से राजा ने पेड़ को यहाँ से लगाया। ऊपर से एक सुरंग है जो आती है सीधी उस गुफा के अंदर जहाँ पर वो रहस्यमय पेड़ मौजूद है। यहाँ से रास्ता देखिए, ये इतना खतरनाक रास्ता है कि यहाँ से आप आगे बढ़ने के बारे में 4 बार सोचेंगे। यहाँ तक पैर रखने की जगह है, आगे पैर रखने की भी जगह नहीं है, आपको बहुत संभल कर चलना होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उन रास्तों को चुनौती दे रही थी जहां कभी सैकड़ों जांबाजों ने अपनी जान गंवाई थी। पतली सी चट्टान है और उसी पर आपको चलना है यहाँ से। आप इस तरफ मुड़ के नहीं चल सकते, यहाँ से बहुत संभल के आइएगा। शरीर को इस तरीके से मोड़ लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिएगा। देखिए नीचे जो है कुछ संभाल के पर इन चट्टानों पर पकड़ भी नहीं बनाई जा सकती। अगर ज़्यादा ताकत से आप इन चट्टानों को पकड़ते हो तो टूट जाती है। ये बेसाल्ट की चट्टानें हैं, ऊपर इनको पकड़ते ही चट्टानों का ये ऊपरी हिस्सा बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, यहाँ पर आप पकड़ नहीं सकते। आखिरकार हमारी आंखों के सामने वो पारस पेड़ था जिसे आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया। रात में मैंने देखा था ना, वो पेड़ वही सुनहरे कलर का हो जाता है। ये जो यहाँ से ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वो जो खंडक की तरह बना हुआ है, हो ठीक ऊपर पहाड़ के बीच में एक गुफा थी और उससे एक छोटे से पेड़ की पत्तियां झांक रही थी। मान्यता के अनुसार यही वो रहस्यमय स्वर्ण पेड़ है जिसे यादव राजवंश के राजाओं को उनकी कुलदेवी ने वरदान के तौर पर दिया था ताकि यादव राजवंश में कभी धन्य धान्य की कमी न हो सके। इस पेड़ को लेकर मान्यता है कि इस पेड़ से आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वो चीज़ सोने की बन जाएगी। अभी तो ये बिल्कुल एक सामान्य पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है कि गुफा के बाहरी हिस्से में कोई छोटा सा पेड़ उगाया हो, लेकिन लोगों का कहना है कि हजारों वर्षों से इस पेड़ का जो साइज है वो इतना ही है, ना ये पेड़ बड़ा है, ना घटा है, ना सूखा है।
इसको लेकर यही मान्यता है। अभी तो ये बिल्कुल हरा भरा एक सामान्य पेड़ दिखाई दे रहा है। बेहद छोटा और साधारण सा दिखने वाला पेड़ था। हमें उसमें कुछ भी खास नहीं दिखा, तो साथ गए शख्स ने कहा कि धोखा मत खाइए, यही इस पेड़ की खासियत है। इसे समझना है तो रात में इसे देखिए। रात में ये पेड़ ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि खुद आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इस पेड़ का असली चमत्कार होता है सूर्यास्त के बाद। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद ये पेड़ बिल्कुल सुनहरे कलर का हो जाता है, सोने में तब्दील हो जाता है। अभी सूर्यास्त होने को समय है, रात होने को बाकी है, और अभी हम ये देख सकते हैं कि सही में क्या किले के ऊपरी हिस्से से इस गुफा के अंदर आने का कोई रास्ता है, जहाँ से यादव राजा जो है वो इस गुफा के अंदर जाते थे। सूर्यास्त होने के बाद, रात होने के बाद इस पेड़ का चमत्कार दिखेगा, और इस बीच जो समय बचा है उस समय में हम किले के अंदर से जो गुफा तक जाने के लिए सुरंग बनाई है उस सुरंग को ढूंढ लेते हैं। हम फिर से पहाड़ के ऊपर गए। ठीक गुफा के ऊपर माना जाता है कि गुफा के ठीक ऊपर सुरंग का रास्ता है। पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर हम लोग हैं, लेकिन ये इतना बड़ा, इतना विशालकाय पहाड़ है, और किले का ये जो इलाका है ये इतना बड़ा है कि यहाँ से पता नहीं यादवों ने कहाँ से सुरंग खोदी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके नीचे गुफा मौजूद है। जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से नीचे गुफा मौजूद है। हमारे सारे जो साथी हैं वो सुरंग को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इलाका है कि यहाँ सुरंग को ढूंढने में कई महीनों लग जाएंगे। नामुमकिन लग रहा था, फिर भी हमने एक और कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता शायद किले के मलबे के नीचे दबा था। इस पूरे पहाड़ पर सुरंग कहाँ है जो गुफा तक जाती है उसे खोजना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ से बिल्कुल नीचे नहीं उतरा जा सकता, यह हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ से उतरना हम लोगों के बस की बात नहीं है। प्रोफेशनल जो ट्रैकर्स होते हैं वो ही यहाँ से उतर सकते हैं। शाम ढलने लगी थी, अब हमें रात होने का इंतजार था। कहते हैं रात में वो पेड़ सुनहरा हो जाता है। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि पारस पेड़ हकीकत है या फसाना। दादा जल्दी आइए, आइए आइए, देखिए कुछ रोशनी इस साइड से दिखाई दे रही है हल्की। आइए, अनबिलीवेबल, देखिए बिल्कुल अनबिलीवेबल है। दादा आइए जल्दी। आतंकियों के हमले में उनके जवानों की मौत हुई। आईएमएफ से पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। आईएमएफ ने अर्जेंटीना को 5.4 अरब डॉलर का बड़ा राहत पैकेज दिया, लेकिन पाकिस्तान के 1.1 अरब डॉलर की मांग को लटकाए रखा। उत्तरी अमेरिका देश मैक्सिको में उड़ते हुए हॉट एयर बलून में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ। एयर बलून में मौजूद 2 लोग जिंदा जल गए, वहीं बलून में मौजूद एक बच्ची के ऊपर से कूदने में भी वो घायल हो गई। ब्रिटेन के डावर में खराब मौसम की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। खराब मौसम की वजह से सड़कों पर भारी जाम लग गया। सैकड़ों लोग कई घंटे तक जाम में फंसे रहे। ब्राजील के हियो ब्रांको शहर में आई भीषण बाढ़ से कई इलाके पानी में डूब गए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। प्रशासन लोगों की मदद में जुटा हुआ है। अमेरिका के अर्केसा राज्य में आए ताकतवर भवंडर ने जमकर तबाही मचाई। भवंडर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, तो कई घर और स्कूल क्षतिग्रस्त हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। और आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया जीत से आगाज। दिल्ली कैपिटल को 50 रन से हराया। मार्कवुड ने चटकाए 5 विकेट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। हावड़ा में हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पुलिस के साथ बहस। सुकांत ने पुलिस पर पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से शिकायत भी की बात भी कही। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर सीआईडी का एक्शन तेज। हिंसा वाले इलाकों में सीआईडी की टीम का दौरा। कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा सस्पेंड की गई। राज्यपाल ने सीएम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला। हिंसा का वीडियो ट्वीट कर कहा पुलिस की मौजूदगी में हुई पत्थरबाजी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। बिहार हिंसा पर केंद्र का बड़ा एक्शन। राज्य पुलिस को सहयोग करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से भी बातचीत की है। बिहार हिंसा की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यायिक जांच की मांग की। कहा गजवा हिंद के रास्ते पर चल चुके हैं नीतीश कुमार। बंगाल के तर्ज पर बिहार को ले जाने का भी आरोप लगाया। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा बिहार में जंगल राज लौट आया है। जैसे लालू राज में जंगल राज था, वैसे ही तेजस्वी और नीतीश राज में जंगल राज लौट आया है। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पटना में बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। नवादा में करेंगे रैली। धारा 144 लागू होने की वजह से सासाराम में होने वाली रैली रद्द। बिहार के सासाराम और नालंदा में तनाव बरकरार। बिहार शरीफ में 2 समुदायों के बीच हुई फायरिंग। सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। बिहार के सासाराम में बमबाजी करने के आरोप में बड़ा एक्शन। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी स्कूल, सभी कोचिंग सेंटर को 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए। बिहार के नालंदा में 2 समुदायों के बीच हुई फायरिंग और हिंसा मामले में 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। बिहार शरीफ में देर रात कुछ जगहों पर हिंसा की खबर। धारा 144 लागू, उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है पुलिस। नालंदा में फिर से 2 समुदायों के बीच हुई फायरिंग। गोलीबारी में एक शख्स की गोली लगने से वो बेहद जख्मी हुआ। पटना के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इलाके में गोलीबारी के बाद तनाव। बिहार शरीफ में फायरिंग के बाद प्रशासन के रवैये से पीड़ित परिवार नाराज। रोते बिलखते नजर आया पीड़ित परिवार का। दोषियों को बचाने और पीड़ितों को परेशान करने का आरोप लगाया। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा के बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। उन्हें लगता है फिर कोई हिंसा भड़क सकती है और उनकी जान जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या। 2 साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे राजू झा। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद में मारपीट का मामला आया सामने। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स पर एक कैब ड्राइवर की पिटाई का आरोप। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के द्वारका इलाके में बदमाशों ने सरेआम एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे बदमाश। पुलिस आरोपी की फिलहाल तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के इटावा में अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ। 12 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के मधुबनी में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद में झड़प हो गई। देखते ही देखते गोलीबारी होने लगी, जिसमें गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरेआम गुंडागर्दी का मामला है सामने, जहां सेक्टर 125 के पास कुछ लड़के एक आदमी को सड़क पर गिराकर उसे बुरी तरह से पीटते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में नौकरी से निकालने पर टावर पर चढ़ा आदमी नीचे उतारने के लिए कई घंटों तक पुलिस परेशान रही। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें पुलिस ने एक नक्सली को ढेर कर दिया। पुलिस के एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने की साजिश नाकाम। महाराष्ट्र के शिरडी में रामनवमी के मेले में झूला टूटने से हुआ बड़ा हादसा। 8 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक टेम्पो बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस हादसे में 3 लोग बाल बच गए। बिहार के समस्तीपुर में डेकोरेशन की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में हजारों की संपत्ति जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमकर बर्फबारी। भारी बर्फबारी की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी जाने वाली सड़क पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिसके बाद सड़क को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा।
जम्मू के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरे पत्थर, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही बंद की गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। गाय पर हमला कर उसे घसीटकर जंगल ले जाता दिखा बाघ। भोपाल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा 2014 से मेरी छवि को धूमिल करने में जुटे, लेकिन 1.25 करोड़ भारतीय मेरा सुरक्षा कवच बने। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा वो कभी सावरकर हो भी नहीं सकते। सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। विदेश में राहुल गांधी की तरह वो छुट्टी मनाने नहीं जाते। दिल्ली सरकार ने हज कमेटी के आधी हकीकत आधा फसाना। जब रात का अंधेरा होगा तब वो पेड़ अपनी ही सुनहरी रोशनी से नहा जाएगा, अपनी उस ताकत से जिससे वो सभी चीजों को सोने में बदल देता है। लोगों का कहना था कि थोड़ी देर में वो चमत्कार आप खुद देख लेंगे, लेकिन इस दावे का सच जानने के लिए हमें रात होने से पहले गुफा तक पहुंचना होगा। अगर पहले अंधेरा घिर गया तो हम जहां भी होंगे वहीं हमें रुकना पड़ेगा। हम ये बात मानकर चले थे कि पेड़ नहीं चमकेगा और लोगों के सारे दावे अपने आप भ्रम साबित हो जाएंगे, लेकिन 1% ये मान लेते हैं कि पेड़ सोने की तरह चमकेगा। और अगर ऐसा हुआ तब आप क्या कहेंगे? तो तैयार हो जाइए, आप देखने जा रहे हैं एक नामुमकिन अचंभा। हम फिर से गुफा तक जाने वाले संकरे रास्ते पर थे। अंधेरा घना हो चुका था। जिसकी वजह से हम रास्ता भटक गए। अब रास्ता कैसे तलाशें, ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें कुछ दिखा। दादा जल्दी आइए, आइए आइए। देखिए कुछ रोशनी इस साइड से दिखाई दे रही है हल्की। आइए। अनबिलीवेबल, देखिए बिल्कुल अनबिलीवेबल है। दादा आइए जल्दी। देखिए पेड़ चमक रहा है। पारस पेड़ हमारी आंखों के सामने था। सफेद चांदनी रात में दमकता पीला पेड़। देखिए अनबिलीवेबल है, बिल्कुल अनबिलीवेबल है। हजारों सालों से जो किंवदंती चली आ रही है और जिस किंवदंती को लेकर सालों, सैकड़ों सालों, हजारों सालों पुराना जो दावा किया जाता है वो हमारे आंखों के सामने है। देखिए उस सुनहरे पेड़ को किंवदंती के अनुसार जो स्वर्ण पेड़ बताया जाता है, लोग जिसके दावे करते हैं होने के, वो हमारी आंखों के सामने है। जो पेड़ हमें कुछ देर पहले बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा था, जिसकी पत्तियां हरी थी, अब वो स्वर्ण की तरह हो चुकी है, सोने की तरह हो चुकी है। इस सदी में जहां विज्ञान के पास हर चीज का हल है, उस सदी में ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हमने एक बात पर गौर किया। पेड़ की पत्तियां पीली नहीं थी, बल्कि पूरा पेड़ पीली रोशनी में नहाया हुआ था, जैसे उस पर कोई रोशनी पड़ रही हो। क्या ये किसी की शरारत थी? लेकिन पेड़ सैकड़ों फीट ऊपर था। उतनी ऊपर तो किसी टॉर्च की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। और अगर कोई हमें गुमराह करने के लिए ऐसा करता भी, तो टॉर्च का सोर्स हमें दिख जाता। बहुत देर तक गौर करने के बाद
जब मैं उस पेड़ की तरफ देख रहा हूँ तो कोई रोशनी निकल रही है, मानो ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। हम बिल्कुल कंफ्यूज है, मेरे बस में नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। नीचे से जाने की जगह नहीं है, ऊपर से आप नीचे नहीं आते, और वो सुरंग भी हमें नहीं मिली जिसके इस किले के अंदर होने का दावा किया जाता है कि एक सुरंग उस गुफा के अंदर जाती है जहाँ ये स्वर्ण पेड़ मौजूद है। रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ गया था। अब तो उस पेड़ तक पहुंचकर ही दम लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की मदद की जरूरत पड़ेगी। सह्याद्री का जो इलाका है, यहाँ काफ़ी बड़े बड़े ट्रैकर्स हैं। कल हम कोशिश करेंगे किसी बड़े ट्रैकर से, किसी बड़े रैपलर से कि रैपलिंग के थ्रू यहाँ उतरा अगर जाए, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में वहाँ कुछ है। हमने पूरी रात वहीं गुजारी। अगली सुबह हम वापस आ गए। शहर में हमने एक ट्रेकिंग एक्सपर्ट और एक एक्सपर्ट ड्रोन टीम को तलाशा, और तीसरे दिन उन्हें लेकर फिर से पेड़ का रुख किया। फिर एक बार भास्करगढ़ के रहस्यमय किले की चढ़ाई हमने शुरू की, और इस बार पूरी तैयारी के साथ हम आए। सह्याद्री में क्या डिफिकल्टीज होती है? सह्याद्री में जो है वो रॉक रहता है, सह्याद्री पूरी रॉक की बनी हुई है। अच्छा। तो जो ऊपर के जो चट्टाने रहते हैं उसका ऊपरीला हिस्सा, अच्छा, तो धूप की और बारिश की वजह से बहुत कमजोर होता है। ओके। तो उसमें क्लाइंब करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो पिटोन है उसमें बैठ नहीं जाती। अच्छा, और यहाँ ये- तो आइस है नहीं, तो हम आइस पिटोन यूज करें। पूरा अच्छा, रॉक है, पूरा रॉक है। पूरा रॉक है, तो उसमें जो रॉक पिटोन वही चाहिए। अच्छा। तो जो ऊपरीला हिस्सा है बहुत कमजोर है, और सीधी खड़ी चट्टानें होती सीधी हैं। खड़ी चट्टाने। थोड़ी देर में पारस पेड़ का रहस्य खुलने वाला था। हम ट्रेकर के साथ सावधानी से चढ़ते हुए सीधे किले के ऊपरी हिस्से में पहुंचे। जिस जगह पर गुफा है उसके ठीक ऊपरी हिस्से में हम मौजूद है। अब यहाँ इस इलाके में बोल्टिंग की जा सकती है कि नहीं मनोहर, और यहाँ से नीचे उतरा जा सकता है? नहीं, यहाँ पे हम अब देख रहे हैं, आप यहाँ पे बोल्टिंग करने का बहुत रेयर चांस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी है और वो कच्ची मिट्टी है, यहाँ हम देख सकते हैं। और यहाँ पे घास भी पक्का है, तो जहाँ पे घास है वहाँ पे तो मिट्टी होगी। अच्छा, जहाँ घास है वहाँ मिट्टी है, और मिट्टी ऊपर है और ये चट्टान जो नीचे है। हाँ। तो ये चट्टान आप जब बोल्टिंग करेंगे तो ये चट्टान निकल भी सकती है। अच्छा, ये चट्टान निकल सकती है, और हम चट्टान लेके नीचे गिर सकते हैं अगर अच्छा। निकल गई तो। और यहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं है, पेड़ जो हमें दिखाई दे रहा है बहुत दूर है वहाँ। अच्छा, वो पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत दूर है। वहाँ से अगर हम रस्सी बांधते हैं और नीचे रैपलिंग करते हैं तो ये बहुत नुकीला जो रॉक है उससे रस्सी कट सकती है, और हवा भी है तो हम सीधे नहीं जा सकते। हवा की वजह से इधर उधर हम होते हैं, तो उधर नीचे तक नहीं जा सकते। पहला प्लान फेल हो गया, लेकिन एक रास्ता भी हमारे पास बचा था। अब हम गुफा के नीचे वाले रास्ते पर जाएंगे और वहां से गुफा तक चढ़ाई करेंगे। मनोहर देखिए, वो जो पेड़ यहाँ से दिखाई दे रहा है वो पेड़ है, वो जो गुफा दिखाई दे रही है, हमें वहाँ पहुँचना है। देखिए, हम नीचे से ऊपर तक जाने का रास्ता देखते हैं, लेकिन यह जो रॉक है, ये रॉक है, ये पूरा जीर्ण हो चुका है धूप की और बारिश की वजह से। अच्छा। तो हम ऊपर तो नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जो रॉक पिटोन है वो नहीं बैठेंगे, और रॉक पिटोन फिट करते वक्त अगर ये निकल गया तो हम नीचे गिर सकते हैं। अच्छा, ये रॉक पिटोन यहाँ नहीं, आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि चट्टानों के बीच में जो दरारें होती है, जो कड़ी चट्टानें होती है, मजबूत होती है, वहाँ पर एक क्लिप डाली जाती है। वो क्लिप वहाँ जाकर फंस जाती है, फिर वहाँ जो है एक एंगल जो है वो फिट किया जाता है, उसमें रस्सी लगाई जाती है,
फिर उसके सहारे आप ऊपर चढ़ते हैं, फिर दूसरा एंगल इसी तरीके से फिट किया जाता है और आप ऊपर चढ़ते जाते हैं। लेकिन उसके लिए चट्टानों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मनोहर का कहना है कि चट्टानें बिल्कुल मजबूत नहीं है, इनके जो सिरे हैं ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से ये टूट जाते हैं। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी हमें एक रास्ता सूझा। अब एक युक्ति सूझी है, ड्रोन हम ले जाने की कोशिश करेंगे गुफा के अंदर। जीपीएस की दिक्कत होती है क्योंकि जैसे ही चट्टानें पास में आती है, कोई पत्थर पास आता है, जीपीएस लोकेशन लॉस हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे ड्रोन गुफा के अंदर डाला जाए और देखा जाए कि क्या है गुफा के अंदर और इस स्वर्ण पेड़ की क्या कहानी है। हमारे पास पहले भी ड्रोन था, लेकिन इस बार हम बेहतर कैमरे वाली एक्सपर्ट ड्रोन टीम लेकर आए थे। पारस पेड़ का रहस्य सुलझाने की हमारी ये आखिरी उम्मीद थी। प्रमोद, ड्रोन को ऊपर पहुंच गया है। देखिए पेड़ जहां पर है वहीं पर हमारा ड्रोन जो है वो है। पेड़ दिखाई दे रहा है, अंदर ले जाओ, जूम इन करना, यहाँ से जूम इन करना पेड़ के पीछे। देखो यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ चट्टाने जो है, अंदर लो, गड्ढा सा है, एक गड्ढा, एक सुरंग दिखाई दे रही है, सुरंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। फुल जूम में है, इससे ज़्यादा और जूम, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। हाँ। गुफा के अंदर एक चट्टान गिरी हुई दिख रही थी। चट्टान के पीछे एक रास्ता जाता दिख रहा था। क्या यही सुरंग का रास्ता था? एक सुरंग दिखाई दे रही है जहां से अंदर जाने का रास्ता भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बारे में कह पाना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि गड्ढा दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ, कितना अंदर तक जा रहा है, कितनी बड़ी सुरंग है, ये बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। तभी हमें कुछ दिखा। गुफा के अंदर कुछ पीले रंग की चट्टानें थी। तो क्या इन चट्टानों का पेड़ के चमकने से कोई कनेक्शन है? स्वर्ण पेड़ के पीछे चट्टानों का एक हिस्सा है, वहाँ पर चट्टानें जो है वो पूरी सुनहरे कलर की चट्टानें हैं। पता नहीं क्या है, लेकिन ये कलर है चट्टानों का या उनके ऊपर कोई विशेष तरह की धातु है या कुछ और, ये अभी यहाँ से बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन जब हमने ड्रोन का जो कैमरा उसे फुल जूम इन किया, पूरा अंदर तक हम ले गए, तब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पेड़ के पीछे कुछ चट्टानें हैं और वो चट्टानें येलोइश कलर की है। हो सकता है कि सूर्यास्त के बाद ये कोई विशेष तौर की चट्टानें हो। सूर्यास्त जब होता है, सूर्यास्त के बाद ये चट्टानें चमकती हो और उसी वजह से गुफा का जो उतना हिस्सा है उस हिस्से में सुनहरे कलर की रोशनी इन चट्टानों से, इन येलोइश चट्टानों से निकलती हो। वो रहस्य हमारी आंखों के सामने है, लेकिन दोनों चीज़ों को बता पाना बिल्कुल मुश्किल होता है। पारस पेड़ की कहानी थोड़ा सच है और थोड़ा फसाना। वहां रात में चमकने वाला पेड़ तो है, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि चांद की रोशनी पीले शीशे सी चट्टानों को रोशन करती होगी। फिर पीली चट्टान की रोशनी परिवर्तित होकर पेड़ पर पड़ती होगी और देखने वालों ने साधारण पेड़ को स्वर्ण पेड़ या पारस पेड़ मान लिया होगा। युगों तक सुनी सुनाई कहानियां सच या झूठ पर नहीं, बल्कि विश्वास पर आगे बढ़ती हैं, और वही विश्वास और कहानियां समय के साथ भास्कर गढ़ का सच बन गईं।